सो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसोर्स सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और वो जो नया चैप्टर है वो क्या है? बल तथा गति के नियम। हालांकि हम गति के समीकरण दूसरा चीज़ है वो चीज़ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमें बल तथा गति के नियम पढ़ना है। तो चलिए, बल क्या है इस चीज़ की शुरुआत करते हैं हम आपके सिंपल से क्वेश्चन से। क्वेश्चन यही है, आप गति के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि गति क्या है। तो गति का कारण क्या है? मेरा सिंपल सा प्रश्न ये है आपसे, गति का कारण क्या है? अर्थात जिसके कारण से कोई वस्तु गति की अवस्था में रहती है, या फिर जब वो गति की अवस्था में है हमें उसको रोकना रहता है, हम रोकते हैं तो क्या कारण है ऐसा जिस कारण से वो वस्तु रुक जाती है? इसका एक ही कारण है कि उस पर हम कुछ बाह्य कारक लगा रहे हैं जिस कारण से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ सीधे बल को डिफाइन करने के लिए, फोर्स को, कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति के लिए आवश्यक है या इसकी स्थिति परिवर्तन के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब यह है, यदि वह विराम की अवस्था में है, अगर उसको गति की अवस्था में ले जाना है तो हमें क्या लगाना होगा? बल लगाना होगा। अगर वह गति की अवस्था में है और उसे विराम की अवस्था में लाना है तो भी हमें उस पर बल लगाना होगा, तभी उसकी स्थिति बदलेगी। तो ऐसा करने के लिए, बल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो वस्तु होनी चाहिए, कम से कम हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट तो ये है जो गति में है अथवा विराम में है, दूसरी ऑब्जेक्ट जिससे हम इस पर बल लगाएंगे रोकने के लिए या फिर इसकी गति को बदलने के लिए, इसे गति की अवस्था में लाने के लिए। तो हमारे पास सिंपल कहने के लिए यह उपलब्ध होगा कि बल किन्हीं दो वस्तुओं के संदर्भ में परिभाषित है। अर्थात किसी एक वस्तु की बात करें तो बल को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, बल को डिफाइन करने के लिए तो किसी वस्तु को यदि हम खींचते हैं या फिर धकेलते हैं, खींचने का मतलब वहाँ पर आकर्षण बल लगेगा और धकेलने का मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर धकेलते हैं तो प्रतिकर्षण बल होगा, खींचेंगे तो आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को खींचने अथवा धकेलने की क्रिया को बल कहते हैं। हमारी पहला डेफिनेशन ये हो गया, किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की क्रिया को बल कहते हैं। आप उस चीज को आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगा, आप दूसरा परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयत्न करता है। जैसे मैं बात करूंगा कि कोई एक गाड़ी चल रही है, अगर आपको उसको रोकना है, आप जाकर के उसके सामने बिल्कुल रोकिए, क्या आपसे रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, लेकिन आप प्रयास कर रहे हैं, आपके द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है या फिर बदल देने का प्रयत्न करता है। तो बल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आप याद रखिएगा, बल को किसी एक वस्तु के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर मैं बल को दूसरी तरीके से मैं बात करूंगा कि बल का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, क्योंकि अगर वस्तु स्थिर है तो उसको गति की अवस्था में लाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है। अगर वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसको रोकने के लिए भी हमें बल लगाना पड़ता है। बल कहें तो वह बाह्य कारक है ना, बाह्य कारक जिससे आप उसको एक गति की अवस्था में ला रहे हैं या फिर रोक रहे हैं। तो हमारे पास कुछ निष्कर्ष हैं जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला निष्कर्ष, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। अगर मान के चलिए कि एक मेज है, कुछ इस तरीके से करके मैं एक मेज बना लेता हूँ, ये मेज है और इस मेज पर एक गेंद रखी हुई है। अगर यह गेंद इस पर रखी हुई है तो ये विरामावस्था में है और इसे गति की अवस्था में लाना है तो हमें क्या लगाना होगा? इस पर बल लगाना होगा। और बल लगाएंगे तो यह किस अवस्था में हो जाएगी? गति की अवस्था में हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि इससे हम और भी निष्कर्ष निकालेंगे, लेकिन अपने लेवल के हिसाब से जब आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तब और निष्कर्ष निकालेंगे। तो अभी के लिए अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसे गति की अवस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रभाव हम लोग समझते हैं, किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही
बल लगाने पर उसकी चाल बढ़ती जाती है। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक वस्तु ऐसे है और ये गति की अवस्था में ऐसे जा रही है, इस दिशा में जा रही है, और जब इस दिशा में वो जा रही है तो हमें करना क्या होगा, अगर इस पर हम इसकी गति की दिशा में बल लगाते हैं, अर्थात इसकी गति की दिशा ये है, इसकी गति की दिशा में ही हम बल लगा देते हैं तो इसकी चाल और भी बढ़ती जाती है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जैसे अगर ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो क्या होता है कि वो पृथ्वी के जितना निकट आती है पृथ्वी उसको उतना तेजी से खींचती है, अर्थात उसकी गति की दिशा में ही बल लगता है जिससे वस्तु पृथ्वी पर गिर पड़ती है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जैसे अगर सोचिए कोई व्यक्ति चल रहा है, आप उसको धकेल दीजिए तो पता चलेगा कि और भी तेज चलने लगेगा, पता चले। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग अगला थर्ड समझते हैं। किसी वस्तु की गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाने से वस्तु की चाल घटती जाती है तथा पर्याप्त समय तक लगाने से रुक जाती है। अर्थात हम ये बात करें कि कोई एक वस्तु है, मान के चलिए अब हम इसको इधर से ले लेते हैं, एक वस्तु है ये और ये इस दिशा में गतिमान है। अगर हमको इसको रोकना है तो क्या करेंगे कि इधर से बल लगाएंगे, और जब बल लगाएंगे तो ये कर सकते हैं कि बल लगाने से वस्तु की जो गति है वो धीमी हो सकती है, या फिर आप बहुत देर तक इसको बल लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, बहुत देर तक अगर बल लगाने से ये क्या हो जाएगी, ये रुक जाएगी। जैसे आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें जब वो भल्लाल देव लड़ते हैं सांड से, लड़ते हैं तो सांड आकर के उनसे फाइट करता है, सांड दौड़ा दौड़ा आता है, फिर उधर से वो भी आते एकदम दौड़े दौड़े से और उसको एकदम रोकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि भल्लाल देव पर्याप्त समय तक बल लगाते हैं जिससे वो सांड क्या होता है कि भाई हार जाता है। उसमें यही दिखाया गया कि हार गया है, लेकिन एक्चुअल में आजकल के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप किसी सांड से लड़ने जाइए तो अगले दिन आपकी जो नींद खुलेगी वो हॉस्पिटल में ही खुलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो क्या होगा कि वस्तु की चाल घट जाती है, और ज़्यादा समय तक लगा दीजिए तो क्या हो जाती है, रुक जाती है। बात समझ आ गई। थर्ड हम लोग फोर्थ समझते हैं, यदि किसी चाल से गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के अभिलंबवत दिशा में, अभिलंबवत का मतलब 90 डिग्री पर बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है परंतु चाल में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल, ये कोई हमारी एक वस्तु है और इस वस्तु पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है, इस वस्तु में वो जा रही है, गति करती हुई जा रही है। हमें क्या करना है कि इसके 90 डिग्री पर बल लगाना है, मतलब इधर वस्तु जा रही है तो इधर से हम बल लगाते हैं, और जब बल लगाएंगे 90 डिग्री पर, ध्यान से हमेशा 90 परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री पर, और जब 90 डिग्री पर बल लगाते हैं तो जो इसकी गति की दिशा है वो बदल जाती है, लेकिन चाल बदलती नहीं है, गति की केवल दिशा बदलती है। ऐसा केवल 90 डिग्री पर होता है। लेकिन क्या होगा, मैं 5वां निष्कर्ष नहीं लिखा हूँ, वो बेहद आसान है, बस उसमें अंतर क्या होगा, यदि किसी चाल से गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के किसी भी कोण पर, ध्यान से गति की दिशा के किसी भी कोण पर बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा तथा बल की दिशा दोनों, गति की दिशा और उसकी चाल दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमने कितने डिग्री पर, ये हमारा वस्तु था और इस वस्तु ऐसे जा रही थी, हमने यहाँ पर 90 डिग्री पर बल लगाया था। अगर हम इस डायरेक्शन से अगर इस पर बल लगाते हैं तो इस अवस्था में क्या होता है कि इसका गति की दिशा, ठीक है, इसकी दिशा और चाल दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये निष्कर्ष याद रखने होंगे कि अगर 90 डिग्री के अलावा किसी अन्य कोण पर हम बल लगाते हैं तो उसकी गति की दिशा और उसकी चाल दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये रहा बल और बल का प्रभाव किसी वस्तु पर बल कैसे लगता है। अब हमें समझना क्या है, संतुलित बल और असंतुलित बल। नाउ अब हम लोग समझते हैं संतुलित बल तथा असंतुलित बल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, संतुलन और असंतुलन। संतुलन का मतलब क्या है, जब कोई चीज़ स्थिर रहती है, स्थिर करने का मतलब कि एक जगह रुकी हुई रहती है, तो उसके संदर्भ में हम लोग क्या चीज़ डिफाइन करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब मैं संतुलित बल की बात करूंगा तो डिफिनीशन के तौर पर हम इसे क्या कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए परिणामी बलों का योग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिफिनीशन इसकी, किसी वस्तु पर
लगाए गए परिणामी बलों का योग शून्य हो तो वो संतुलित बल होगा, और शून्य नहीं होगा, ठीक ना, शून्य नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपका असंतुलित बल होगा, ठीक ना। अब मैं इसको समझाने के प्रयत्न करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये दो लोग हैं, इनके बीच में एक बॉर्डर है, इन्हें हमने एक रस्सी थमा रखी है, और करना क्या है, दोनों लोगों को खींचना है। दोनों लोग पूरा जोर लगाकर खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। देखिए यहाँ पर खींच रहे हैं, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये F1 बल लगा रहे हैं और ये F2 बल लगा रहे हैं, तो ये जो बल लगा रहे हैं अपनी तरफ लगा रहे हैं रस्सी पर, और ये जो बल लगा रहे हैं अपनी तरफ बल लगा रहे हैं। तो दोनों लोग बल लगा रहे हैं, इनके द्वारा जो लगाया गया बल F2 है, इनके द्वारा लगाया गया बल F1 है। तो संतुलित बल में होगा क्या कि F1 प्लस में, अब देखिएगा F1 प्लस में, दूसरी चीज मैं बात करूंगा, इस बल की दिशा विपरीत है, मतलब ये इस दिशा में खींच रहे हैं, ये इस दिशा में खींच रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर मैं -F2 लिखूंगा, मतलब क्योंकि इसकी दिशा क्या है, विपरीत है। अगर इन दोनों का परिणामी जो होता है शून्य के बराबर आता है तो वो संतुलित बल होता है। अर्थात मैं इसका निष्कर्ष ये कहूंगा कि दोनों लोग वस्तु को क्या कर रहे हैं, अब रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और खींचने के बाद इनसे जो रस्सी है इधर उधर जा ही नहीं रही है, एक जगह पे पकड़े हुए हैं, मतलब दोनों लोग बराबर बल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये भी बल लगा रहे हैं F1, ये बल लगा रहे हैं F2, देखिए इनको खींच दिया, ये ढमिला गए हैं, इधर से गिर गए, इधर से गिर चुके हैं, कहने का मतलब ये बल लगा रहे थे, तो इनका बल इनके बल से ज्यादा था, तो मैं ये कहूँगा F1 ग्रेटर देन है F2 से। F1 जो है क्या है, F2 से ग्रेटर देन है, तब यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। मैं ये कहूँगा F1 प्लस में -F2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 के बराबर नहीं है तो असंतुलित बल होगा, अगर 0 के बराबर है तो वो क्या होगा, संतुलित बल होगा। ये सिंपल सा इसका एग्जाम्पल है। और भी मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, जैसे कि अगर संतुलित बल किसी वस्तु पर लगता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल द्वारा आपको क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। मैं एक मेज बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं मेज बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा मेज हो गया। इस मेज पर मैंने एक गत्ता रखा हुआ है, ठीक है, एक गत्ता रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसको भी, और ये गत्ता रखा हुआ है इस मेज पर। और करना क्या है, आपको दो धागे बांधना है, एक धागा इधर खींचना है और एक धागा इधर खींचना है। मतलब कि मैं अगर एक रस्सी को पकड़कर या फिर एक धागे को पकड़कर इधर की तरफ खींचता हूँ, अगर मैं इधर की तरफ खींचता हूँ तो ये इधर खिसका हुआ चला आएगा, उधर खींचता हूँ तो उधर खींचा हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको दोनों तरफ से खींचूं तो क्या ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा? एक ही व्यक्ति खींच रहा है, और जब एक ही व्यक्ति खींच रहा है तो साधारण सी बात है बराबर बल लगाएगा दोनों तरफ, और जब बराबर बल लगाएगा तब ये वस्तु क्या होगी, अपने स्थान पर रुकी रहेगी। तब इसका निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाते हैं, कौन सा बल लगाते हैं, संतुलित बल, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो गत्यावस्था हो या फिर विरामावस्था हो। सेकेंड बात करते हैं, अगर असंतुलित बल लगेगा, असंतुलित लगने का मतलब पहला कंडीशन में या तो इसको खींच रहा है या फिर इसको खींच रहा है। अगर इसको खींचेगा तो इसको नहीं खींचेगा, इसको खींचेगा तो इसको नहीं खींचेगा, मतलब कि दोनों में क्या होगा कि बराबर बराबर नहीं होगा। तो ये रहा हमारा संतुलित बल और असंतुलित बल। डिफाइन करना बेहद ही एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा परिभाषा लिखना हो संतुलित बल का तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु पर लगाए गए परिणामी बलों का योग शून्य है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी डिफिनीशन से ही क्लियर है कि परिणामी बल शून्य होगा तो अर्थात उस वस्तु पर बल ही नहीं लग रहा है। ऐसा कल्पना की जा सकती है कि उस पर बल नहीं लगेगा अगर परिणामी बलों का योग शून्य होगा तब। लेकिन अगर असंतुलित होगा, शून्य नहीं होगा, तो मतलब उस पर बल कुछ न कुछ लग रहा है जिस कारण से उसकी अवस्था बदल जाएगी। तो एक निष्कर्ष ये भी कह सकते हैं कि असंतुलित बल ही किसी वस्तु की गत्यावस्था अथवा विरामावस्था को बदलने के लिए उत्तम होगा। ये कह सकते हैं आप कि उसकी गत्यावस्था या फिर विरामावस्था को बदल सकता है।
तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो कि ये बल का प्रथम पार्ट था, लेक्चर नंबर 1 था। अगले पार्ट में हम लोग इससे महत्वपूर्ण और भी उदाहरण और जड़त्व की बात करेंगे कि गैलीलियो ने अपना जड़त्व के परिप्रेक्ष्य में क्या उदाहरण दिया था, कैसे प्रस्तुत किया था, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।